हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमें जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो है आपका एक सब्जेक्ट दैट इज़ कॉल्ड लेजिस्लेटिव इंश्योरेंस फ्रेमवर्क। इसके में हम देखेंगे फर्स्ट मॉड्यूल में क्या चीज़ें हैं और इस चैप्टर पे क्या क्या चीज़ें कंटेंट पे डिस्कस की गई है। तो मॉड्यूल फर्स्ट जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं वो है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस। नाउ जो इंडेक्स है जो आपको इस पूरे मॉड्यूल में पढ़ना है वो है इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन। किस तरीके से उसकी क्या हिस्ट्री रही है, वो किस प्रकार डेवलप हुआ है, डिफरेंट एक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस कंपनी के फंक्शंस क्या होते हैं, इरडा क्या होता है, उसके प्रोविजंस क्या होते हैं, व्हाट इज़ एलआईसी एंड व्हाट इज़ जीआईसी। सो लेट्स बिगिन विथ लेजिस्लेटिव इंश्योरेंस फ्रेमवर्क। लेजिस्लेटिव इंश्योरेंस फ्रेमवर्क बेसिकली 3 शब्दों से बना है, दैट इज़ कॉल्ड लेजिस्लेटिव, सेकेंड इज इंश्योरेंस एंड थर्ड वन इज फ्रेमवर्क। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ या लीगल। इंश्योरेंस का मतलब होता है एक प्रोसेस जिसमें एक लॉस को बचाया जाता है या उसको प्रोसेस जिसमें सेविंग समवन फ्रॉम लॉस होता है। और फ्रेमवर्क का मतलब होता है स्ट्रक्चर्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। अब किसी इंश्योरेंस के प्रोसेस को अगर लॉफुल पर्पस बना के एक स्ट्रक्चर रेडी कर दिया जाए, इंश्योरेंस की प्रोसेस को लीगल फॉर्म देके उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाए, दैट इज़ लेजिस्लेटिव इंश्योरेंस फ्रेमवर्क। आपने अपने 5th मॉड्यूल में जो चीज़ें पढ़ी थी वो है इंश्योरेंस का प्रिंसिपल, इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरर कौन होता है, इंश्योरी क्या होता है, उसके डिफरेंट एजेंट्स क्या होते हैं, उनके कमीशन क्या होते हैं। तो वो बेसिक प्रिंसिपल्स थे। इस ही एस्पेक्ट को या इस शब्द को, इस टर्मिनोलॉजी को अगर लॉफुल बना दिया जाए तो वो लेजिस्लेटिव इंश्योरेंस होता है। अब जब लॉ बनेगा तो लॉ उसमें अपनी कोई बातें बताएगा या अपने रूल्स एंड रेगुलेशन रेडी करेगा। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन रेडी किया जाता है या लॉ के द्वारा इम्पोज किया जाता है वो एक्ट के थ्रू होता है। तो अगर लॉ कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है तो वो एक्ट के थ्रू बनता है। तो यहाँ पर हमें इंश्योरेंस से रिलेटेड लॉ ने जितने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो पढ़ना है। तो इसी शब्द से कहा गया कि लेजिस्लेटिव इंश्योरेंस फ्रेमवर्क इंश्योरेंस का लीगल एस्पेक्ट है जो स्ट्रक्चर्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। इसकी शुरुआत इस प्रकार हुई कि पहले के ज़माने में धीरे धीरे बार्टर सिस्टम आया। बार्टर सिस्टम के बाद लोग कैश में आने लगे, सिक्के आए, करेंसी का डेवलपमेंट हुआ और फिर लोगों की जेब में पैसे आने लगे। जैसे जैसे लोगों के पास करेंसी आने लगी, धीरे धीरे वो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट होना शुरू हुई। मार्केट पे इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि लोग अब अपना पैसा मार्केट पे इन्वेस्ट करके वहाँ से कोई सामान, असेट खरीद के लाते हैं अदर देन कमोडिटी, क्योंकि गुड्स या कमोडिटी तो उसी समय कंज्यूम हो जाते हैं। अदर देन गुड्स या कमोडिटी अगर इंसान के बाद उसके बाद एक्स्ट्रा पैसे या करेंसी बचते थे तो वो उसको मार्केट पे इन्वेस्ट करके असेट लाना शुरू कर दिए। लेकिन अगर उनकी जेब से एक पैसा या करेंसी किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और उनके घर एक असेट के फॉर्म में आ रही है, तो ज़रूरी हुआ कि उसकी सिक्योरिटी या सेफ्टी के लिए कोई सेफगार्ड मेजर्स हों या कोई एक व्यक्ति हो जो उसे अश्योरेंस दे कि इससे होने वाले लॉसेस से मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। इसी कंसेप्ट के साथ इंश्योरेंस की शुरुआत हुई। धीरे धीरे ये काम होने भी लगा और साथ ही साथ बहुत फ्रॉड भी होने लगा। लोग बोलते थे ये कि आप बिल्कुल इसको आप बेचने के लिए कि आप इसको खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कोई भी इशू होगा तो फिर मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें ठीक करके दूंगा। लेकिन जब रियल में ये चीज़ें आती थी तब वो आदमी उस चीज़ से पीछे हट जाता था। फिर इसी कंसेप्ट या इसी फ्रॉड को रोकने के लिए लॉ ने बोला कि अब मुझे इस सेक्टर पे खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, हर जगह एक प्रकार का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो हो और किसी के भी साथ उनके फेथ के साथ डिस्ट्रस्ट ना हो। इसीलिए एक एक्ट आया, इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो जैसे कि मैंने बोला कि जब रूल्स एंड रेगुलेशन बनता है लॉ के द्वारा तो वो एक्ट के फॉर्म में बनता है, वैसे इंश्योरेंस के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना वो इंश्योरेंस एक्ट के थ्रू बना और ये एक्ट पास हुआ 1938 में। यहाँ ये समझाया गया कि इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी के होने वाले लॉस को बचाया जाता है। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेविंग समवन फ्रॉम लॉस। पर ये लॉस का कंसेप्ट ना बहुत ही वाइडर था। ये लॉस बहुत प्रकार के हो सकते थे।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि 1938 की बात है तो बहुत पुरानी बात है जिसमें सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये देखा कि ये जो मेजरली जो लॉस हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक लाइफ रिलेटेड लॉस होता है और एक लाइफ के अलावा अदर जितनी भी बचते हैं उससे रिलेटेड। लाइफ रिलेटेड एक एक्ट बनाया, एक कॉरपोरेशन बनाया गया जिसमें लाइफ रिलेटेड इंश्योरेंस की चीज़ों को संभाला गया, दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और अदर्स के लिए कुछ लोगों को कॉरपोरेट किया गया, दैट इज़ कॉल्ड जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के लिए लाइफ इंश्योरेंस एक्ट बना 1956 में, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के लिए जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट बना 1972 में। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन सिर्फ और सिर्फ एंड ऑफ लाइफ से रिलेट करता था, मतलब लाइफ का रिलेटेड होता था। ये एक बॉडी कॉरपोरेट की तरह था, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का मतलब होता है जहाँ कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर काम करते हैं, तो ये एक बॉडी कॉरपोरेट के फॉर्म में काम करता था। सेम एज इट इज़ जो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन था वो भी एक बॉडी कॉरपोरेट के की तरह काम करता था, जो लाइफ रिलेटेड से छोड़ के लाइफ के अदर जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसके लिए जो कॉरपोरेशन बनाया गया। अब उसके लिए तो बहुत ही सारे कॉरपोरेशन बन सकते हैं या तो बहुत ही सारा इंश्योरेंस हो सकता है। तो हाँ, लाइफ को छोड़ के जो भी इंश्योरेंस होता है वो जनरल इंश्योरेंस के अंदर ही आता है। पर जनरल इंश्योरेंस का कंसेप्ट बहुत ही वाइडर है, जिसमें आपके पास पढ़ने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो आपके मॉड्यूल में है। फर्स्ट मोटर व्हीकल, मरीन और फायर। तो इस प्रकार हमने देखा लेजिस्लेटिव इंश्योरेंस फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 को आया जिसमें दो प्रकार के इंश्योरेंस को बांटा गया, एक लाइफ रिलेटेड, अदर से रिलेटेड। लाइफ रिलेटेड कॉरपोरेशन बना जिसे LIC कहा गया, अदर्स रिलेटेड जो कॉरपोरेशन बना वो GIC कहा गया। LIC आया 1956 में, GIC आया 1972 में। अब आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो आगे आने वाले पूरे इंश्योरेंस के समय आपको पूरे 5 मॉड्यूल में देखने को मिलेंगे। यही बेसिक टर्म्स के शब्दों को अगर मैं एज पर सेक्शन 2 लिख दूँ तो वो उनकी डेफिनेशंस बन जाएंगी, क्योंकि कोई भी एक्ट में सेक्शन 2 उसकी डेफिनेशन को बताता है। तो अगर इन्हीं चीज़ों को अगर मैं इस शब्द में फ्रेम कर दूं और एज पर सेक्शन 2 बोल दूं तो वो डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस के डिफरेंट टर्म्स होंगे। जैसे फर्स्ट वन इज इंश्योरर। इंश्योरर का मतलब वो हर इंसान, वो हर बॉडी कॉरपोरेट जो इंश्योरेंस की सर्विस दे, चाहे वो इंडिविजुअल हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो। अगर मैं अकेली इंश्योरेंस देती हूँ, सर्विस देती हूँ तो आई एम इंश्योरर। अगर हम मिल के दे रहे हैं तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल तो हम इंश्योरर। फिर आता है इंश्योरी। इंश्योरर से जो इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदता है दैट इज कॉल्ड इंश्योरी। तो नाउ व्हाट इज पॉलिसी? पॉलिसी का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इंश्योरेंस के सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हों। तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब द एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। इंश्योर्ड, इंश्योर्ड का मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए ये इंश्योरेंस आखिर हुआ। रेट का मतलब वो अमाउंट चार्ज जो कवरेज के लिए छोटे छोटे हिस्सों में बांटे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रीमियम। Risk is fear from loss, and risk management is a practice of controlling the risk. And the last one is transaction. So transaction means exchange between the two parties, and the two parties insurer and insuree. तो इंश्योरर क्या देता है? सर्विस देता है। इंश्योरी क्या देता है? उसके बदले में उसे प्रीमियम देता है। तो ये एक्सचेंज बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योरी ऑफ सर्विस एंड प्रीमियम इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। और अगर इन्हीं शब्दों को मैं एज पर सेक्शन 2 लिख दूँ, दैट मीन्स एज पर सेक्शन 2 transaction means an exchange between the two parties, insurer and insuree, and the two exchange of service and premium is called transaction। तो ये डेफिनेशन बन जाएगी। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आखिर हिस्ट्री क्या थी इंश्योरेंस से आया और किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले इंश्योरेंस एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पास हुआ था वो 1938 में हुआ। 1938 में इंश्योरेंस के दो प्रकार से कामों को बांट दिया गया, लाइफ इंश्योरेंस में और जनरल इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1956 और जनरल इंश्योरेंस एक्ट 1972 काम कर रहे थे। धीरे 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 सारे सेक्टर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल होता था। 1991 के आसपास पे एक रिफॉर्म आया जिसे कहा गया LPG रिफॉर्म।
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये वो रिफॉर्म था जो बोला कि अब चीज़ों को लिबरल करो, इजी करो, रिजिडनेस हटाओ, प्राइवेट सेक्टर्स को भी इंगेज करो और चीज़ों को ग्लोबलाइज्ड फॉर्म में फैलाओ। क्यों? ताकि हमारी जो कंट्री है वो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। लिबरल होंगी तो और इन पे लोग मोटिवेट होंगे काम करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर्स आएंगे तो अब हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है केवल गवर्नमेंट सेक्टर्स को काम करवाने के लिए, और हम केवल अपने ही बाउंड्रीज पे काम नहीं करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे ताकि हमारा देश डेवलप हो। एलपीजी रिफॉर्म के बाद धीरे धीरे सारे सेक्टर्स में एलपीजी आना शुरू हो गया, मतलब सारे सेक्टर्स में लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ और ग्लोबलाइजेशन हुआ। लेकिन एक ही साल सारे सेक्टर्स में एक साथ नहीं हुआ। धीरे धीरे करते करते 1999 के टाइम इंश्योरेंस में भी एलपीजी रिफॉर्म आ गया और ये देखा गया कि अब इंश्योरेंस में भी चीज़ों को लिबरल करके प्राइवेट सेक्टर्स को एंट्री दो और ग्लोबल बनाओ। और इस कंसेप्ट से पूरा एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसे कहा गया IRDA, इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पर वो एक्ट बना जहाँ पर अब नई तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर्स काम करने लगे, चीज़ें लिबरल हुई, प्राइवेट सेक्टर्स इंश्योरेंस की सर्विस में इंगेज होने लगे और हम यहाँ नहीं अब बाहर तक भी स्प्रेड आउट होने लगे। तो अब वहाँ पर इंश्योरेंस एक्ट प्लेस नहीं ले सकता था क्योंकि वो सारा कंसेप्ट केवल गवर्नमेंट ओरिएंटेड बनाया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाया गया था, क्योंकि काम केवल और केवल गवर्नमेंट सेक्टर्स करते थे। पर अब क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर की भी यहाँ पे एंट्री हुई है तो अब हम अपना पुराना एक्ट नहीं चला सकते। पूरा एक्ट अमेंड में हुआ और IRDA आया जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है और उसको डेवलप करने का काम करता है। तो आपकी हिस्ट्री भी हो गई, डेवलपमेंट भी हो गया। आखिर ये IRDA है क्या? एलपीजी रिफॉर्म के बाद प्राइवेट सेक्टर्स भी इंश्योरेंस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने लगे और इसीलिए एक नया एक्ट बनाया गया जिसे कहा गया इरडा एक्ट 1999। इरडा इंश्योरेंस को रेगुलेट और डेवलप करने का काम करता है और जब भी कोई एक्ट होता है तो वो कुछ बेस पे काम करते हैं। इन्हीं बेसिस को उनके प्रोविज़न कहा जाता है, ताकि ये बेसिस ऑफ प्रोविज़न के आधार पर वो एक एक्ट या एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाए। मेजरली इसके 3 प्रोविजंस होते हैं। पहला नंबर ऑफ पर्सन, दूसरा इन्वेस्टिगेशन और तीसरा रिकॉर्ड। इरडा बोलता है कि मिनिमम एक इंश्योरेंस एक्टिविटी में 3 लोगों का एंगेज होना ज़रूरी है। एक खरीदने वाला, एक सामान बेचने वाला, तीसरा इंश्योरेंस सर्विस देने वाला। जैसे कि एक इंसान मारुति शोरूम जाता है कार परचेज करने के लिए, वो इंसान बायर कहलाता है, मारुति सेलर कहलाता है। मारुति के शोरूम से गाड़ी तब तक बाहर नहीं निकलती है जब तक कि उसका इंश्योरेंस ना हो जाए। अब उसके पास ऑप्शन होता है, या तो इंश्योरेंस वो मारुति शोरूम वाला खुद करता है या तो वो किसी थर्ड पर्सन से करवाता है। अगर वो किसी थर्ड पर्सन से करवाता है तो ऑलरेडी 3 लोग हो गए। अब यहाँ पे सामान खरीदने वाला बायर से इंश्योरी बना, सामान बेचने वाला सेलर बना, इंश्योरेंस बेचने वाला आपका इंश्योरर बना। अब अगर वो मारुति शोरूम से ही इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदता है तो अब सेलर और इंश्योरर दो एक ही व्यक्ति होके भी अलग अलग होंगे, क्योंकि मारुति शोरूम का काम गाड़ी बेचने का है, इंश्योरेंस का नहीं। वो अपनी एड ऑन सर्विस के रूप में इंश्योरेंस की सर्विस देता है। और हमने देखा है कंपनी में कि अगर एक व्यक्ति कोई एक काम करता है तो उसकी सेपरेटली आइडेंटिटी होती है, तो वो जितने काम करेगा उसकी आइडेंटिटी उतनी बनती जाएगी। तो एक आइडेंटिटी सामान बेचने की मारुति की हुई और दूसरी आइडेंटिटी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की हुई। तो इस प्रकार से भी एक इंश्योरेंस एक्टिविटी में 3 लोगों का एंगेजमेंट होगा। नंबर ऑफ पर्सन शुड बी 3। सेकेंड, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन बोलता है कि एक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को एक एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा हर साल में। हर साल एक एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा एंड एब्स्ट्रैक्ट इज समरी ऑफ व्हाट? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंट्स रिलेटेड आप एक समरी बनाओगे ताकि इरडा आके उसको इन्वेस्टिगेट करेगा कि इंश्योरेंस कंपनी प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। और तीसरा प्रोविजन है रिकॉर्ड। हर इंश्योरेंस कंपनी को अपने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे जैसा उसे इरडा बताया गया।
दैट इज ऑल द रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन एज पर इरडा। तो ये इरडा क्या था और उसके प्रोविजन। अब इरडा का नाम ही है इंश्योरेंस डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी। तो अगर अथॉरिटी है दैट मीन्स कि कोई बॉडी है, कुछ लोग हैं जो मिलके काम करते हैं। तो ये एक बॉडी कॉरपोरेट की तरह काम करते हैं जिसमें कुल मिला के 10 लोग होते हैं। 10 में एक चेयरपर्सन होता है, 5 होल टाइम मेंबर्स होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। पहला एक चेयरपर्सन, दूसरा होल टाइम मेंबर, 4 पार्ट टाइम मेंबर। जो एलिजिबिलिटी होती है चेयरपर्सन की, वो अपने 65 ईयर्स ऑफ एज तक चेयरपर्सन बन सकता है। अगर वो होल टाइम मेंबर है तो 62 ईयर की एज तक होल टाइम मेंबर बन सकता है, और अगर पार्ट टाइम मेंबर बनना है तो वो हर 5 साल में पार्ट टाइम मेंबर बन सकता है। इसका मतलब 5 साल बाद तो उसका टेन्योर वैसे ख़त्म हो जाना है, तो अगर 5 साल ख़त्म होगा तो अगर फिर 5 साल ख़त्म होता है तो वो फिर बन सकता है। टेन्योर मतलब वो कितने समय तक काम करेगा। चेयरपर्सन को मिनिमम 5 साल कम काम करना पड़ेगा, मिनिमम, मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं। होल टाइम मेंबर को भी मिनिमम 5 साल तक का, और पार्ट टाइम मेंबर मैक्सिमम 5 साल करेगा। इसीलिए मैंने बोला एलिजिबिलिटी पे 5 साल, जैसे 5 साल मैक्सिमम काम करेगा ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। अगर उसको फिर से वहाँ अपॉइंट होना है तो वो फिर से अपॉइंट हो सकता है। दैट इज इरडा, इरडा के प्रोविजंस और इरडा का बॉडी कॉर्पोरेट का कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर। अब आता है एक इंश्योरेंस कंपनी के फंक्शन। आखिर एक इंश्योरेंस कंपनी करती क्या है। इंश्योरेंस कंपनी होने वाले लॉसेस से बचाती है, रिस्क को रिड्यूस करती है, ताकि हमारी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी इन्हांस हो सके। क्योंकि अगर मुझे पता है कि मेरे पीछे किसी असेट को बचाने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए एक व्यक्ति एश्योरेंस दे रहा है, तो मैं आगे रिस्क लेने की हिम्मत कर पाऊंगी, तो मेरी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन रिस्क रिड्यूस होगा। ठीक है, मैं असेट बनाने में ये हेल्प करेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा असेट क्रिएट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा कैपिटल लॉस से बचा हुआ है, तो मेरे पास कैपिटल ज़्यादा जमा होगा। क्योंकि कहीं पे भी लॉस नहीं होगा, लॉस होगा तो इंश्योरेंस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मैं ज़्यादा असेट क्रिएट कर सकती हूँ। इससे मेरा कैपिटल प्रोटेक्शन होगा, दैट इज़ मेरा बड़ा हिस्सा जो कैपिटल का है, क्योंकि ये तो जो प्रीमियम का पैसा है वो तो हर महीने जाता है, तो वो तो अब मेरे नुकसान को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। मेरा कैपिटल जो है वो उससे प्रोटेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा ऑफ लॉस जो है वो उसी से बियर हो जाता है। तो एक इंश्योरेंस कंपनी के फंक्शंस भी ये हो गए। अब आता है एक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस। तो मैंने ये बोला कि हमें जब भी लॉ इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगा तो वो एक्ट के फॉर्म में बताएगा। बहुत सारे एक्ट्स हैं, लेकिन अभी आपको इस एक्ट के सिर्फ नाम और उसके ईयर्स देखने हैं। आगे आने वाले दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें मॉड्यूल में सारे एक्ट्स को एक एक करके गो थोरोली पढ़ना भी है, पर अभी हमें सिर्फ देखना है। बिल्कुल उसी सीक्वेंस पे याद करेंगे जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ा था, जिसमें सबसे पहला था इंश्योरेंस एक्ट 1938। इसके अंदर दो चीज़ें थी, LIC एंड GIC। LIC था 1956 एंड GIC था 1972। फिर हमने बोला GIC में भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हमें पढ़नी थी केवल 3। मोटर व्हीकल 1988, फायर इंश्योरेंस 1938 एंड मरीन इंश्योरेंस 1963। काम होते क्या होते क्या, और LPG रिफॉर्म आया एट द ईयर ऑफ 1991। लेकिन सब सेक्टर में एक साथ नहीं आया, इंश्योरेंस में आया 1999 में। किस फॉर्म में, इरडा में। ये सारे एक्ट जो बनाए गए थे ये इंश्योरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए। इंश्योरर को क्या करना है, इंश्योरर क्या करेगा, वो कैसे करेगा। इसमें इंश्योरी की तो कोई बात ही नहीं थी, कंज्यूमर का तो कोई जिक्र ही नहीं था। अगर मेरे साथ कोई धोखा होता है ये सारी एक्ट पे, अगर मेरे भी अगेंस्ट कुछ गलत होता है तो मैं कहाँ जाऊँ। आखिरी एक्ट बना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और ये बोला गया कि अगर इसके बाद तुमको लगता है कि तुम्हारे साथ कोई भी चीज़ें फेथफुल नहीं हुई हैं, तो तुम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जाके इन एक्ट्स के अगेंस्ट भी स्यू कर सकते हो। दैट इज एक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस भी खत्म हुआ। नेक्स्ट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट एक बॉडी कॉर्पोरेट रेडी की थी इंश्योरेंस एक्टिविटी के लिए। इंश्योरेंस कॉर्पोरेट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC और GIC, उनसे रिलेटेड चीज़ों के लिए बनाई गई थी। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वो कॉर्पोरेशन है जो लाइफ रिलेटेड एक्टिविटी के लिए बनाई गई। इसके लिए एक एक्ट आया जो है 1956 को। एक बॉडी कॉर्पोरेट की तरह काम करता है, मतलब इसका भी एक परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील होता है जैसे कि कंपनी का होता है।
जब भी LIC आई थी तो उसको एक ओरिजिनल कैपिटल लेके आना पड़ा था, कम से कम उसको 5 करोड़ की पूंजी लानी थी। अगर 5 करोड़ से कम की पूंजी लाते हो और सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करता है तो भी तुम इंश्योरेंस एक्टिविटी में आ सकते हो, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब लोग हैं, कॉरपोरेशन है, तो कहीं बैठ के तो काम करेंगे, तो इसका जो सेंट्रल ऑफिस है वो मुंबई में है। सेंट्रल ऑफिस के अलावा जोनल ऑफिस मतलब डिविजनल ऑफिस है 5 और। इन 5 ऑफिस को अपने और जोनल या डिवीजन ऑफिस बनाने हैं तो वो और डिविजनल ऑफिस भी बना सकते हैं। कुल इसमें 3 प्रकार की कमिटीज बनती हैं। पहली कमेटी होती है फंक्शनल कमेटी, दूसरी होती है इन्वेस्टमेंट कमेटी, तीसरी होती है अदर कमेटी। फंक्शनल कमेटी फंक्शन रिलेटेड चीज़ों को देखता है कि आखिर लाइफ इंश्योरेंस की फंक्शनिंग क्या है, मतलब मेजरली लाइफ इंश्योरेंस की चीज़ों के। दूसरा इन्वेस्टमेंट कमेटी, तो जो उसके पास प्रीमियम का पैसा आता है वो कहीं और इन्वेस्ट होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट कमेटी डिसाइड करेगा कि वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो। तीसरा अदर कमेटी, जैसा भी आपको सही लगे। फिर कमेटी है तो लोग हैं, तो फंक्शनल कमेटी में कितने लोग होंगे, तो कुल 6 लोग होते हैं, जिसमें से एक जनरल सुपरिटेंडेंट और 5 अदर मेंबर्स होते हैं। इन सारे व्यक्तियों को लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ सारे अदर सब्जेक्ट्स के ऊपर पूरा नॉलेज होना चाहिए। दूसरी होती है इन्वेस्टमेंट कमेटी, इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और इनकी क्वालिफिकेशन भी सेम फंक्शनल कमेटी के लोगों की जैसी होनी चाहिए। अदर कमेटी में जैसा आपको सही लगे। दूसरा कॉरपोरेशन आता है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया, GIC एक्ट 1972, और जनरल बिजनेस से रिलेटेड इंश्योरेंस की जितनी भी चीज़ें थी वो इसके अंदर ला दी गई। अब कोई जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बनाएगा तो उसको कितनी पूंजी लानी पड़ेगी, तो ऑथराइज्ड कैपिटल 75 करोड़। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब वो पूंजी जो वो मैक्सिमम एक कंपनी लेके आता है। तो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की वो मैक्सिमम पूंजी कितनी होगी, 75 करोड़, जिसमें से 75 लाख फुल्ली पेड अप होने चाहिए। उतना पूरा पैसा मेरे पास आ जाना चाहिए। 75 लाख कितने रुपए वाले, 100 रुपए वाले। तो 100 रुपए वाले 75 लाख शेयर मेरे पास आ जाने चाहिए 75 करोड़ में से। और इनिशियल सब्सक्रिप्शन 5 करोड़ का होना चाहिए, मतलब लोगों द्वारा खरीदा गया शेयर 5 करोड़ होना चाहिए। 75 करोड़ ऑथराइज्ड कैपिटल में से इनिशियल खरीदा गया शेयर 5 करोड़। 5 करोड़ में से पैसे मेरे पास पूरे आ जाने चाहिए 75 लाख। कितने रुपए वाले, 100 रुपए वाले। तो इस प्रकार से GIC और LIC का कॉरपोरेशन बनता है। तो हमने जो चीज़ें आज देखी या डिस्कस की, इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस आ गया समझ में, क्या था इंश्योरेंस, कैसे आया था, कब आया। हिस्ट्री देखा 1938 से, और डेवलपमेंट तक आ गए हम इरटा 1999 तक। इसी ही बेसिस पे हमने डिफरेंट एक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस देखे हर स्टेज में। एक इंश्योरेंस कंपनी के क्या फंक्शन होते हैं देखा। इरडा क्या था, उसके 3 प्रोविजंस देखे। इरडा की कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी देखी, उसकी एलिजिबिलिटी और उसका टेन्योर देखा। उसके बाद 2 बॉडीज़ के बारे में बात की, LIC एंड GIC। और इस प्रकार से आपका ये जो